हेलो स्टूडेंट्स। पिछली बार हम लोगों ने बात की थी ग्लाइकोलिसिस की, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस के बारे में मैंने आपको पहले ग्लाइकोलिसिस बताया था। उसके बाद आपको मैंने ये बताया कि ग्लाइकोलिसिस बेसिकली कहाँ हो रही है या क्या उसका काम है। तो ग्लाइकोलिसिस की जब हमने बात की थी तो हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर बेसिकली ग्लूकोज ब्रेकडाउन कर रहा है और ग्लूकोज ब्रेकडाउन करता था 9 स्टेप के अंदर और अल्टीमेटली वो बनाता था पायरुविक एसिड। ये बात आपने पिछली बार देखा था, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस में उसके बाद फिर मैंने आपको वो याद करने का तरीका बताया था कि उसको हमें याद कैसे करना है, ठीक है। आज एक साइकिल और मैं बता रहा हूं जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा मैं जानता हूं कि ये जो साइकिल्स में अभी आपको बता रहा हूं ये काफी आपके लेवल से, क्योंकि आपने इतना टफ अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपके लेवल से ऑब्वियस बात है कि ये मुश्किल काम है। लेकिन जब आप इन साइकिल्स को याद कर लेंगे तो बेटा इसके बाद जो चीजें आने वाली हैं वो सब आसान हो जाएंगी, ये समझ लीजिए। यानी ये साइकिल जब आप समझ अभी तो सिर्फ आपको समझना भी नहीं है, अभी तो सिर्फ आपको याद ही करना है। तो बेटा अभी तो सिर्फ आप इसको याद कर लो जिस तरीके से हम बेसिकली टेबल्स याद कर लेते थे, या आपने 10th के अंदर हिस्ट्री को देखा कि कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मगर याद कर लिया और रट्टा मार लेते थे। लेकिन इसी तरीके से बेटा अभी ये समझ लो कि ये जो मैं दो साइकिल्स आपको याद करा रहा हूं, ठीक है। एक साइकिल मैंने ग्लाइकोलिसिस, साइकिल क्या थी बेसिकली प्रोसेस था ग्लाइकोलिसिस, तो वो आपको मैंने बताया कि 9 स्टेप प्रोसेस है और सारी चीजें हो रही है उसमें, वो सारी चीजें। लेकिन बेटा उसको याद कर लो। अगर आप उसको याद कर ले तो बेटा उसके बाद जो सहूलियत जो आसानी होने वाली है उसका अंदाजा भी आपको नहीं है, ठीक है। नो डाउट आपको ये लगता होगा कि सर बहुत टफ पढ़ा है, ये बिल्कुल बात सही है कि टफ पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि अमूमन होता क्या है कि तरीका तो ये है कि आसान से शुरू किया जाए, तब धीरे 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 चीजें मुश्किल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यहां पर मैंने कहानी रिवर्स की है, मैंने मुश्किल से आसान की तरफ लेके आ रहा हूं, समझ रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, प्लांट फिजियोलॉजी में आपको अभी पढ़ा रहा हूं और उसको मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट किया जाए, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपको कोई पेपर नहीं देना है, लेकिन उससे पहले ही यानी प्लांट फिजियोलॉजी के दो जो चैप्टर्स हैं, दैट इज द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और दूसरा वाला जो चैप्टर है दैट इज द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, वो चैप्टर्स मैं आपको पहले ही कंप्लीट करा देना चाहता हूं कि वो आपके पहले से तैयार हो जाए, ठीक है। और जब ये तैयार हो जाएंगे तो बेटा इससे जुड़े हुए जो पीछे के चैप्टर्स हैं बेटा वो अपने आप बहुत आसान होने लगेंगे, बहुत आसान होने लगेंगे, ये जान लीजिए आप। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि यार आप लोग इसको अभी याद कर लो बस, ठीक है। तो खैर आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस साइकिल की, दैट इज अ क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल की बात करने वाले हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि क्रेब्स साइकिल कहां पे चलती है, ठीक है। ये शायद आपने पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो उसका जवाब फिर मैं दूंगा आपको। आपको याद होगा कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा था, या आपने जो चैप्टर रेस्पिरेशन पढ़ा है 10th क्लास के अंदर रेस्पिरेशन, उसमें आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल जो स्टार्टिंग का पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि बेटा क्रेब्स साइकिल जो है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही है। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि दैट इज द टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज द टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इसका काम क्या है, ठीक है। आखिर इसका क्या रोल हो रहा है हमें यह देखना है। तो मैंने कहा यहां पर कि बेसिकली यहां पर पायरुविक एसिड फर्दर ब्रेकडाउन हो जाएगा एटीपी में, ठीक है। एटीपी में कैसे होगा वो सब मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी एक रफ आइडिया समझ लीजिए कि अभी तक आपने ग्लाइकोलिसिस में आपने पढ़ा था कि पायरुविक एसिड बना है, ये आपने पढ़ा था। पायरुविक एसिड अब फर्दर जो है वो बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि बेटा इसको पढ़ने का तरीका होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। ये आपको पहले पढ़ा है। एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज होगा दैट इज अ क्रेब्स साइकिल में, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, प्लस एटीपी प्रोड्यूस होगा,
एटीपी कितने प्रोड्यूस होंगे वो जब मैं आपको साइकिल बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि आखिर कितने एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ। ठीक है, याद करने का तरीका भी आज बताऊंगा कि इसको याद कैसे करना है हमें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, तो कुछ भी चीजें स्लिप मत करिएगा और थोड़ा सा कंसंट्रेटली पहले देख लीजिएगा। अभी लिखना भी नहीं है, अभी सिर्फ देखते रहिए। जब मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगा तब आप लिखिएगा उसको कि कैसे उसको लिखना है। ठीक है, फिलहाल ये बात आपको छोटा सा मैंने एक रफली आइडिया बता दिया कि बेटा ये आपका ग्लूकोज था, ग्लूकोज से पायरिक एसिड बना और जिस प्रोसेस से ये पायरिक एसिड बना था दैट इज ग्लाइकोलिसिस कहते थे हम उसको, और उससे आपने देखा कि पायरिक एसिड बना है। जब पायरिक एसिड बना तो उससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बना और उसको हम कहते हैं दैट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस तो सीधा सा जवाब है कि ग्लूकोज का पायरिक एसिड में कन्वर्ट होना, ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद मैंने पूछा कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या है तो जवाब है कि पायरिक एसिड का चेंज होना एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और एसिटाइल कोएंजाइम ए बेसिकली यूज होगा क्रेब्स साइकिल में जो कि मैट्रिक्स में चल रही है, और इस मैट्रिक्स में जब ये चलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी प्रोड्यूस होगा। यहां तक आपको मैंने एक रफ आइडिया आपको बताया। देखिए इसको जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अच्छे से। थोड़ा सा अभी नई नई चीजें आ रही हैं, मुश्किल है, थोड़ी सी मुश्किल है, मुझे पता है बात, तो बेटा इसलिए मैं इस पर टाइम दे रहा हूं कि आप अच्छे से इसको देखो और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले बेटा ग्लूकोज था, और ये ग्लूकोज अगर देखा जाए तो साइटोप्लाज्म में था। साइटोप्लाज्म के अंदर अगर आप देखें तो ये ग्लूकोज चेंज हुआ पायरिक एसिड में। पायरिक एसिड फर्दर यानी अगर दिखाया जाए तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज हो रहा है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज हुआ क्रेब्स साइकिल के अंदर, और अल्टीमेटली आपको मिला दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। ये बात आप जल्दी से इसको समझिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर क्रेब्स साइकिल में कैसे काम हो रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्रेब्स साइकिल चलती है। देखिए सबसे पहले ये था दैट इज पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड चेंज हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो बेटा कैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज हुआ, पहले मैं आपको एक बात और बता दूं मोटी सी कि बेटा पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन है। ग्लाइकोलिसिस में भी मैंने बताया था तुमको कि ग्लूकोज था, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन हुआ करते थे, और ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में टूटा था, और एक पायरुविक एसिड पे कितने कार्बन है दैट इज 3। एसिटाइल कोएंजाइम ए की बात करें तो बेटा इसके पास 2 कार्बन है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड के अंदर देखा जाए तो बेटा 2 कार्बन होते हैं, और यहां पर लिखा है एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसका मतलब एसिटाइल है, एसिटिक एसिड से बना है, इसके पास भी 2 कार्बन। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनने के लिए दैट इज एन SHCOA, दिस इज अ कोएंजाइम ए यूज हुआ, और SH ग्रुप यहां से रिलीज हो गया, और ये वाला जो कोएंजाइम ए था वो किस में जाके लग गया दैट इज अ पायरुविक एसिड में। तो बेटा मैंने यहां पर ये कहा कि दिस इज SHCOA दैट इज अ कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए ये वाला लग गया पायरुविक एसिड के पार्ट में, और इससे बना दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, और SH निकल के बाहर आ गया। लेकिन एक और बात कि यहां पर कितने कार्बन है दैट इज 3 कार्बन, यहां पे कितने कार्बन है 2 कार्बन। तो बेटा एक कार्बन कहां गया, तो एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकल गया। किस शक्ल में निकल गया दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकल गया। और अब अगर देखा जाए तो यहां से
एक और चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं, दैट इज एक और चीज यूज हुई है, ठीक है। चलिए मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को नीचे लिख देता हूं, दैट इज इसको मैंने नीचे लिख दिया। मैंने कहा यहां पर एक NAD+ यूज होगा, ठीक है। एक और बात आपको मैं बहुत मोटी सी बात बता रहा हूं, पिछली बार भी बताई है बातें, फिर बता रहा हूं वही बात कि बेटा NAD+ जो है ये यूज होगा रेस्पिरेशन के अंदर, और अगर NADP होता, NADP देखो बेटा यहाँ P है तो इसका मतलब ये यूज होगा फोटोसिंथेसिस में। ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि जहां जहां भी बात आएगी वहां पर NAD+ की बात आएगी, NADH की बात आएगी। आप इसको ये भी कह लीजिए, दैट इज NADH भी कह सकते हैं, दिस इज NADPHP। यहाँ पे P है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस, P नहीं है इसका मतलब रेस्पिरेशन, ठीक है। अल्टीमेटली यहां पर अगर देखा जाए तो बेटा NAD+ का यूज हुआ है और इससे बन गया NADH, ठीक है। मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस में ये बताया था कि अगर NADH है तो एंजाइम के नाम में लगेगा डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। एंजाइम के नाम में लगेगा दैट इज अ डिहाइड्रोजिनेज। बेटा ये जो और ये डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है बेटा, यहां पे मैंने लिखा है दिस इज अ डिहाइड्रोजिनेज। इसका मतलब हुआ कि जिस नाम के आखिर में एज लगा होता है वो बेटा एंजाइम होता है। देख लो ये एंजाइम है। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी काम अगर सेल में हो रहा है तो वो एंजाइम की वजह से हो रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है? एंजाइम की वजह से। बिना एंजाइम के कोई काम नहीं होगा। एंजाइम के नाम को कैसे पहचानेंगे? उसके आखिर में एज लगा होता है, ये पहचानने का तरीका है। ये एंजाइम एक तरीके के बायोकैटलिस्ट है जो केमिकल रिएक्शन को करा, वो केमिकल रिएक्शन जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दैट केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। और कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन को जो बेसिकली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन करा रही है दे आर कॉल्ड एज एंजाइम। उनको पहचानने का तरीका है कि उनके लास्ट में एज लगा मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर NAD, तो इसका मतलब NAD के पास NAD यानी H आ रहा है। देखिए ये आ रहा है H, इसका मतलब सवाल है कि ये H आया कहां से? तो बेटा ये H आया पायरुविक एसिड से। अल्टीमेटली ये बात समझ में आती है कि पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, और जब पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो इसका मतलब है यहां जो एंजाइम काम कर रहा है उसके नाम में लगेगा डिहाइड्रोजिनेज। और किस में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है? तो उसका जवाब है पायरुविक एसिड। तो एंजाइम का नाम बन गया दैट इज अ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी एंजाइम का क्या नाम बन गया? दैट इज अ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसका मतलब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज वो एंजाइम है जिसने पायरुविक एसिड को चेंज कर दिया एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर। लेकिन जिस वक्त एसिटाइल को एंजाइम ए बना तो किस किस चीजों का यूज हुआ? तो बेटा यूज हुआ है इस कोएंजाइम ए का, ठीक है। इसके अलावा NAD+ का, इसका यूज हुआ है, ठीक है। और अगर रिलीज की बात करें, रिलीज की हम बात करें तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, NADH यहां से निकल कर गया है, NADH यहां से गया है, और एक और चीज निकली है दैट इज अ थायोल ग्रुप, दैट इज अ SH ग्रुप, दिस इज थायोल ग्रुप। ये थायोल ग्रुप कहलाता है, जो ये SH ग्रुप है, दिस इज। तो ये चीजें यहां से निकल कर गई हैं और ये चीज यहां से यूज हुई है, ठीक है। तो इस स्टेप को अगर आप देखें, ठीक है, इस स्टेप को अगर आप देखते हैं, आपको दिख रहा है ना ये सब चीजें? तो मैंने कहा
कि अगर आप इस स्टेप को देखें तो बेटा यहाँ पर पायरुविक एसिड चेंज हुआ है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। बेटा एक इंपॉर्टेंट बात है, ये एरो एरो देख के काफी थोड़ा सा घबराहट सी हो रही होगी, पता नहीं क्या चीज है, एरो कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। तो ये जान लो बेटा कि अगर एरो अंदर की तरफ आ रहा है ऐसे तो इसका मतलब यूज है, और ऐसे निकल के जा रहा है तो इसका मतलब रिलीज है। ये बात याद रखिए बस। तो ये देख लो अंदर की तरफ जा रहा है इसका मतलब बेटा यूज है, इसका ये निकल के गया तो इसका मतलब ये फॉर्म हो गया। ये एरो अगर देखा जाए तो अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे करके, NAD यूज हुआ है, और ये बाहर निकल के जा रहा है इसका मतलब NADH फॉर्म हुआ है, और उसके साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। मैंने बताया मैंने कहा कि जहां पर पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होता है इस स्टेप को हम कहते हैं दैट इज ऑक्सीडेटिव decarboxylation. This is the oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation, ये स्टेप ये वाला है, ठीक है। अब क्या हो, मैंने कहा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए यानी अब रिएक्ट करेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। एसिटिक एसिड के साथ इसमें देखा जाए तो बेटा इसके अंदर 4 कार्बन देख लीजिए। यहां पर मैंने कहा कि एसिटाइल कोएंजाइम पे रिएक्ट कर रहा है दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, ठीक है। मैं आपको पहले ही एक बात बहुत अच्छे से बता दूं कि यहाँ पर मैंने एक ऐसे करके डॉटेड लाइन दिखाई है, इसका मतलब ये जो अब बात हो रही है ये बात हो रही है क्रेब्स साइकिल की। जो बात हो रही है ये क्रेब्स साइकिल की अब होगी, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल किससे स्टार्ट हो रही है, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम से। एसिटाइल कोएंजाइम एक पहली बार किससे रिएक्ट कर रहा है, तो बेटा जिससे रिएक्ट कर रहा है उसका नाम है दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एक ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कह लें या ऑक्सैलो एसीटेट कह लें, बात वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, बस दोनों चीजें हैं, दैट इज एन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसीटेट। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए रिएक्ट कर रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन है, दैट इज 4 कार्बन, और पहला कंपाउंड बना रहा है दैट इज सिट्रेट, या आप कह लीजिए सिट्रिक एसिड, आप चाहें तो इसे सिट्रेट कह लीजिए या आप कह सकते हैं दैट इज सिट्रिक एसिड, ठीक है। ये काम के लिए अगर देखा जाए तो बेटा पानी यूज होगा, ठीक है। ये एरो अंदर जा रहा है, ये एरो ऐसे अंदर जा रहा है, और जब ये एरो ऐसे अंदर जा रहा है तो देखो ये वाटर यूज हो रहा है, देखो, ठीक है, ये वाटर यूज हो रहा है। और सिट्रिक एसिड या सिट्रेट बना रहा है, तो एंजाइम का क्या नाम है जिसने सिट्रेट को फॉर्म किया है, तो उसका नाम है that is a citrate synthetase, that is a citrate synthetase enzyme। citrate synthetase enzyme वो एंजाइम है जो किसको बना रहा है, that is a citrate को। बेटा सिट्रेट की अगर बात की जाए तो सिट्रेट के अंदर बेसिकली 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, 3 कार्बन होते हैं, और
एक मिनट, इसमें गड़बड़ हो रहा है। इसके अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए हुआ और इसके अंदर दैट इज 6 कार्बन है, ये वाला दैट इज सिट्रेट के अंदर 6 कार्बन है, लेकिन इसके सिट्रेट के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जब 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इस वजह से इस क्रेब्स साइकिल का एक और नाम पड़ जाता है, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसका एक और नाम हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो इसका पहला प्रोडक्ट, पहली चीज, इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी है। तो देखिए इस क्रेब्स साइकिल के कितने नाम हो गए। इस क्रेब्स साइकिल के अगर नाम को आप देखें तो बेटा इसके 3 नाम हो गए। क्या क्या नाम हुए इसके? 3 नाम। पहला है क्रेब्स साइकिल, यानी एक शख्स था जिसका नाम था हैंस क्रेब, ठीक है, एक शख्स था जिसका नाम था हैंस क्रेब। इस शख्स ने इस साइकिल को पहली बार डिस्कवर किया। तो इसके नाम से, बेसिकली इसके नाम से इस साइकिल का नाम दे दिया गया, दैट इज अ क्रेब साइकिल। इस क्रेब साइकिल का जो पहला प्रोडक्ट है, देखो पहला प्रोडक्ट, बेटा पहला क्या चीज बन रहा है? तो पहली चीज बन रही है दैट इज अ सिट्रेट, ठीक है। पहली चीज क्या बन रही है? तो पहली चीज बन रही है सिट्रेट। और जब पहली चीज सिट्रेट बन रही है तो इसका मतलब इस सिट्रेट कह ले या सिट्रिक एसिड कह ले, बात एक ही है। सिट्रेट कह ले या सिट्रिक एसिड कह ले, बात एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला प्रोडक्ट बन रहा है सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइकिल का एक और नाम है, दैट इज अ सिट्रिक एसिड साइकिल। इसका क्या नाम है? दैट इज अ सिट्रिक एसिड साइकिल। क्यों इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल पड़ा? क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है वो सिट्रिक एसिड बन रहा है। जब पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बन रहा है तो इसका नाम बन गया दैट इज अ सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। लेकिन सिट्रिक एसिड साइकिल में कितने ये वाले फंक्शनल ग्रुप हैं? COOH। तो मैंने यहां लिख दिया दैट इज अ मल्टीप्लाई बाई 3, COOH मल्टीप्लाई बाई 3। और अगर देखा जाए तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, COH, आपने 10th क्लास में पढ़ा कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में। और ये 3 है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 3 है। जब 3 है कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो इसका नाम पड़ गया दैट इज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यहां तक कुछ बातें समझ में आई या नहीं आई? देखिए जल्दी से, दैट इज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? आगे बढ़े। इसके बाद अब देखा जाए तो सिट्रिक एसिड से जो अगला प्रोडक्ट बना वो बना सिस एकोनिटिक एसिड। तो अगला प्रोडक्ट बना दैट इज अ 6 एकोनिटिक एसिड, ठीक है। बार बार वही बात आ रही, एंजाइम चाहिए। एंजाइम क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर एंजाइम है एकोनिकेज। कौन सा एंजाइम? एकोनिकेज एंजाइम। और बेटा खास बात ये भी है कि एकोनिकेज एंजाइम के लिए आयरन चाहिए, ठीक है। और हैरानी की बात ये भी है कि यहाँ से वाटर आउट हो गया है बेटा, ये पानी बाहर चला गया है यहाँ से। बहुत सारी दिक्कत हो रही है आपको बड़ी परेशानी हो रही है कि किस जगह पे पानी अंदर जा रहा है, किस जगह से पानी बाहर आ रहा है। अभी तो और भी सारी चीजें आने वाली, तो घबराइए नहीं, सब याद होगा, समझ में सब आएगा, बस थोड़ा पेशेंस की बात है, ठीक है। दैट इज अ एकोनिकेज एंजाइम और उसने बनाया सिस एकोनिटिक एसिड, ठीक है। सिस एकोनिटिक एसिड से बना आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक है। और यहां पर भी ये जो काम हुआ है ये भी एक एंजाइम की मदद से हुआ है जिसका नाम है एकोनिकेज एंजाइम। और ऑब्वियस बात है कि इसमें भी आयरन चाहिए, ठीक है। एकोनिकेज जहां जहां होगा एकोनिकेज वहां पे आयरन चाहिए, मस्ट है।
जिस तरीके से काइनेज जहां पर भी होगा वहां पर मैग्नीशियम आयन मस्ट है, उसी तरीके से एकोनिकेज जहां पर, बेटा ये एकोनिकेज है, टी है ये एकोनिकेज, ठीक है, वहां पर आयरन का होना मस्ट है। और इससे बन गया आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक है, आइसोसिट्रिक एसिड बन गया। इसका मतलब पहला प्रोडक्ट क्या बना, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, सिस एकोनिटिक एसिड, तीसरा प्रोडक्ट बना आइसोसिट्रिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट अब अगर देखा जाए तो बेटा यहां पर भी 6 कार्बन और यहां पर भी 6 कार्बन। एक काम हम ये करते हैं, थोड़ा आसानी के लिए, सहूलियत के लिए नंबरिंग दे देते हैं, ठीक है। ये 1 नंबर हो गया, ये पहला रिएक्शन था फर्स्ट नंबर का। ये वाला अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर हो गया, ये थर्ड नंबर हो गया, ठीक है। और अगर देखा जाए तो यहां पर वाटर फिर से इन हुआ है, ठीक है, यहां पर वाटर इन हुआ है, ये वाटर इन हुआ है, ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आ रही है? थोड़ा सा शायद कंफ्यूज कर रहा हो तो इसको मैं हटा दे रहा हूं। तो बेटा यहां तक आइसोसिट्रिक एसिड बन गया। आइसोसिट्रिक एसिड के बाद बनेगा दैट इज ऑक्सैलो सक्सिनेट, ठीक है, दैट इज एन ऑक्सैलो सक्सिनेट फॉर्म का। इसको बनेगा जब ये, तो यहां से अगर दिखाया जाए तो मैंने कहा कि यहाँ पर एक NaD+ का यूज होगा और NaDH फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जहां पर भी NaD फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब है ये देख लीजिए NaD यूज हुआ था और NaD में H आ गया, ये H इसी से आया है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम है दैट इज द डीहाइड्रोजिनेज। तो बेटा एंजाइम का नाम हो गया यहाँ पर आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम का नाम होगा, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए, शायद उधर लाइट्स की थोड़ी दिक्कत रहती है। तो यहां पर मैंने कहा कि दिस इज द सिस एकोनिटिक एसिड, उससे बना आइसोसिट्रिक एसिड, और अब बना है दैट इज द ऑक्सैलो सक्सिनेट। ऑक्सैलो सक्सिनेट में अगर देखा जाए तो जब ये बना था उस वक्त आइसोसिट्रिक एसिड से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, इसका मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा यहाँ लिखा है डी और यहाँ लिखा है हाइड्रोजन, डी के मायने होते हैं रिमूवल, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, और एस का मतलब वो एंजाइम जो हाइड्रोजन को रिमूव करा है। उससे पहले लिखा है आइसोसिट्रेट, इसका मतलब हुआ कि आइसोसिट्रेट से जो एंजाइम हाइड्रोजन को रिमूव करा रहा है दैट इज द आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, उसका नाम है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और उससे क्या हुआ कि आइसोसिट्रिक एसिड चेंज हो गया ऑक्सैलो सक्सिनेट में, और उस दौरान जिस वक्त आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलो सक्सिनेट बन रहा था तो बेटा एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, जिससे आइसोसिट्रिक एसिड से, और जब आइसोसिट्रिक एसिड से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो वो हाइड्रोजन लग गया NAD के साथ और NAD बन गया NADH, ठीक है, और एंजाइम यूज हुआ दैट इज द आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। और ये जो रिएक्शन था दिस इज द फोर्थ रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद ऑक्सैलो सक्सिनेट की बात करें तो अब इससे बना दैट इज द अल्फा कीटो
ग्लूटरेट, ठीक है। ऑक्सैलोसक्सिनेट की भी अगर बात की जाए तो बेटा इसमें भी 6 कार्बन थे, लेकिन अल्फा कीटो ग्लूटरेट की अगर हम बात करें तो बेटा इसमें 5 कार्बन है, इसके अंदर 5 कार्बन है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि इससे पहले वाले रिएक्टेंट पे 6 कार्बन थे, इसके बाद वाले रिएक्टेंट पे 5 कार्बन है, तो इसका मतलब है कि एक कार्बन कहाँ गया, तो एक कार्बन यहां से निकल गया है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा ये निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द CO2, ये रिमूव हो गया। और जब CO2 रिमूव हो गया यहां से, ठीक है, दैट इज ऑक्सैलोसक्सिनेट से जब CO2 रिमूव हो गया तो ये बन गया अल्फा कीटो ग्लूटरेट, जिसके पास 5 कार्बन थे और एक कार्बन निकल के चला गया कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। तो ये स्टेप हो गया आपका 5th वाला स्टेप है, दिस इज द 5th रिएक्शन। ये 4th हो गया, 5th हो गया। एक और बात, जैसा कि मैं हमेशा बताता आया हूं कि हर काम एंजाइम करा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये जो स्टेप है यहां पर ये ऑक्सैलोसक्सिनेट अनस्टेबल है। ऑक्सैलोसक्सिनेट जो अनस्टेबल है ये बिना एंजाइम के ही कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर। ऑक्सैलोसक्सिनेट बिना एंजाइम के ही यानी चेंज हो जाएगा किसके अंदर, अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं। इसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटरेट से फॉर्म हुआ दैट इज अ सक्सिनाइल, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, दैट इज द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फॉर्म हुआ है किससे, अल्फा कीटो ग्लूटरेट से बना है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर जो एंजाइम की जरूरत पड़ेगी उस एंजाइम का नाम है दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। और जब ये एंजाइम का नाम आ गया तो इससे साफ जाहिर हो गया कि बेटा यहाँ पर NAD+ का यूज होगा और NADH फॉर्म होगा। NADH ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बात हमें ऐसे पता चला कि देखो एंजाइम के नाम में लिखा है अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। एक और चीज यहाँ लिखा है दैट इज द कोएंजाइम ए, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर यूज हो रहा है इस स्टेप में, जो यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है SHCO, दैट इज द कोएंजाइम ए यूज हो रहा है। ठीक है, ये यूज हो रहा है। और अब अगर दिखाया जाए तो यहाँ पर फर्दर इससे बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से दैट इज अ सक्सिनिक एसिड, और जब ये बनेगा तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से ये SHCO दैट इज अ कोएंजाइम ए फिर से यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये फिर से वापस यहीं आ जाएगा।
इस स्टेप को अगर मैं दिखाऊं तो इस स्टेप को आप इस अंदाज से देखिए कि दिस इज अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट से बना है दैट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर कोई कोएंजाइम ए नहीं था, तो ये कहाँ से आया? तो बेटा ये यहाँ से आया, दैट इज इसमें यूज हुआ है SHCOA, दैट इज द कोएंजाइम ए यूज हुआ है। जब ये यूज हुआ तो इसके अंदर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया, और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से फर्दर जैसे सक्सिनिक एसिड बना, उस दौरान ये कोएंजाइम ए फिर से रिलीज हुआ और फिर से यहीं आ गया, फिर से यहीं आ गया और फिर से रिएक्ट होने के लिए तैयार पड़ा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक एंजाइम यूज होता है जहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बना है, तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है दैट इज अ सक्सिनेट सिंथेटेज। यहाँ पर एंजाइम का नाम हुआ दैट इज अ सक्सिनेट सिंथेटेज। ठीक है, और यहां से खास बात यह भी है कि अगर यहां पर देखा जाए तो एक एडीपी और फॉस्फेट कंबाइन किया और फॉर्म कर दिया है एटीपी। ठीक है, इस स्टेप को मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं, ये तो बहुत मुश्किल लग रही होगी आप लोगों को, नो डाउट बहुत मुश्किल लग रही होगी कि पता नहीं क्या बन गया है। मैंने कहा कि यहाँ पर एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिएक्ट किया और इसने बना दिया एटीपी। ठीक है, और सक्सिनेट सिंथेटेज नाम का एंजाइम यूज हो गया, दैट इज द सक्सिनाइल सिंथेटेज। दिस इज अ सक्सिनाइल सिंथेटेज, और उससे बन गया सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड से बना दैट इज अ फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, और यहाँ जो एंजाइम यूज हुआ है दैट इज अ फ्यूमेरेट सिंथेटेज, क्योंकि फ्यूमेरिक एसिड बना है और इससे एंजाइम बना है दैट इज अ सक्सिनिक एसिड बना नहीं, और इसका नाम होगा सक्सिनेट एंजाइम। ये सक्सिनेट एंजाइम यूज हुआ और उसने बनाया फ्यूमेरिक एसिड। ये सक्सिनेट एंजाइम यूज हुआ है यहाँ पर। एक और बात है कि यहाँ पर 5 कार्बन थे और इसी से एक कार्बन डाइऑक्साइड और निकल गया। ठीक है, जब और निकल गया तो इसके पास रह गए 4 कार्बन, इसके पास रह गए 4 कार्बन, इसके पास रह गए 4 कार्बन। ठीक है, लेकिन एक और खास बात है कि नंबर्स भी हम दे लेते हैं। ये 5th नंबर हो गया ये वाला रिएक्शन, तो ये हो जाएगा 6 नंबर, ये वाला हो जाएगा 7 नंबर, ये वाला हो जाएगा 8 नंबर। यहां पर अगर दिखाया जाए तो FAD प्लस यूज हुआ है, FAD प्लस यूज हुआ है और FADH2 फॉर्म हुआ है। ठीक है, FADH2 फॉर्म हुआ है और उसके बाद दैट इज फ्यूमेरिक एसिड से बना है दैट इज अ मैलिक एसिड। एंजाइम का नाम है फ्यूमरेज, क्योंकि ये फ्यूमरिक एसिड के ऊपर काम कर रहा है तो एंजाइम का नाम बन गया दैट इज द फ्यूमरेज। और अब फ्यूमरेज से प्रोसेस को कम कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए, तो इसको मैंने ऊपर लिख दिया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसके अंदर 4 कार्बन थे और इससे बना
इसके अंदर भी 4 कार्बन हो गए, 8 नंबर हो गया ये वाला, ये 9 नंबर हो गया, ये 10 नंबर हो गया। 10 नंबर पर अगर देखा जाए तो NAD+ यूज हुआ है और NADH फॉर्म हुआ है। एंजाइम का नाम हुआ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। दिस इज द मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और उससे बना इट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये। तो यहां तक बात समझ में आ गई। और हाँ, एक और बात है कि यहां पर वाटर इन होगा, तो ये वाटर अंदर जा रहा है, दिस इज वाटर इन। यहां तक ये पूरी साइकिल हुई है, दिस इज द क्रेब्स साइकिल, ये क्रेब्स साइकिल। अब आपको जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये दिक्कत है कि आखिर ये याद कैसे होगी, ठीक है ना। आखिर सवाल ये है कि आखिर ये याद कैसे होगी। तो देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। सबसे पहले मैंने कहा कि 1, 3, 9 पर वाटर इन होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, इसका मतलब हुआ कि पहले रिएक्शन देखो, ये वाला है फर्स्ट, थर्ड वाला कहाँ है, थर्ड वाला ये रहा, देखो वाटर इन हो रहा है। और इसी तरीके से 9 वाला देखो वाटर इन हो रहा है। तो इसका मतलब 1, 3 और 9 पर वाटर क्या हो रहा है, इन। और अगर सेकंड पर देखा जाए तो वाटर आउट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 5 और 6 पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर जा रही है, देख लीजिए। यानी जो 5 और 6 है, दैट इज 56 नंबर पे अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, देख लीजिए, जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 7th स्टेप पर अगर देखें तो ATP फॉर्म हो रहा है, ATP फॉर्म हो रहा है 7th स्टेप पर, देख लीजिए। इसको इस तरीके से ना लिखकर मैं ऐसे लिखूं, 7th स्टेप पर ATP फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अब अगर देखा जाए तो 8 स्टेप पर FADH2 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज 4, 6, 4 और 6 कितने हो गए, दैट इज देख लो 4 ये रहा, ये 6 ये वाला रहा, 6 देखो ये रहा, और उसके बाद 10 वाला ये रहा, देखो 4 और 6 हो गए 10। तो बेटा यहाँ पर बन रहा है NADH2, तो यहाँ पे बन रहा है NADH2। तो यहाँ पर आपकी सारी चीजें आ गई, और ये आपकी है दैट इज अ क्रेब्स साइकिल, जो एसिटाइल कोएंजाइम A से चल रही है और अल्टीमेटली ये चीजें फॉर्म कर रही है। अगर इसकी बात करें तो बेटा ये भी फॉर्म हो रहा है, ये भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये निकल गया, ये इन हो गया। एक और खास बात दिखाया जाए तो एक NADH2 बराबर होता है दैट इज 3 ATP के, FADH2 बराबर होता है 2 ATP के, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, ATP के बराबर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए NADH2, तो बेटा ये है NADH2, कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3, कौन कौन से स्टेप पे बन रहे हैं, 4, 6 और 10 पर। तो इसका मतलब हुआ कि 3 इंटू और एक 3 इंटू NADH2 जो कि बराबर हो गया
9 ATP के, ये देखिए, ठीक है। और FADH2 बराबर है 2 ATP के। FADH2 किस स्टेप में बन रहा है? 8th स्टेप में। तो इसका मतलब है 1 into FADH2 is equal to 2 ATP। और एक ATP जो 7th स्टेप पर बना है वो तो ऐसे लगेगा, तो ये आ गया ATP। तो बेटा टोटल ATP होगा दैट इज 12 ATP। इट इज 12 ATP फॉर्म होगा। तो सवाल ये है कि आखिर कितने ATP फॉर्म होंगे ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। एक क्रेब्स साइकिल के दौरान कितने ATP फॉर्म होंगे? तो उसका जवाब है कि 12 ATP फॉर्म होंगे क्रेब्स साइकिल में। यहाँ तक छोटी मोटी बातें शायद आपको समझ में आई हों। बहुत मुश्किल है आपके लिए, यही आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, ठीक है। लेकिन बेटा इसको आप नंबरिंग से एक दो बार जब आप बना के देखेंगे, आप इसको बनाइए, देखिए एक दो बार बना के, तब आपको ये शायद थोड़ा वर्ड्स समझ में आने लगेंगे। तो जो मुश्किलात थे आपके सामने, जो दो मुश्किल चीज़ें आपको याद करानी थी मुझे, वो मैंने आज आपको दोनों दे दी। एक आपको ग्लाइकोलिसिस भी दे दिया और एक आपको मैंने क्रेब्स साइकिल भी दे दी है, ठीक है। इसको आप जल्दी से याद करिए। जल्दी से का मतलब है कि अब हम जो शुरू करेंगे, अब हम सारे नॉर्मल चैप्टर करेंगे। नॉर्मल का मतलब है कि जो चीज़ें याद करने वाली थी वो मैंने आपको पहले ही दे दी कि बेटा इसको आप जल्दी याद कर लीजिए। अब आप जब इसको याद करने लगेंगे तो बाकी चीज़ें भी आपको क्लियर होने लगेंगी जल्दी जल्दी, ठीक है। और अब हम लोग थोड़ा सा तेज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम बहुत निकल चुका है। तो अब हमारा जो सिलेबस चलेगा वो थोड़ा पहले के कंपैरेटिव में रफ्तार में चलेगा, फास्ट चलेगा। तो आप इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इस बार थोड़ी सी कोशिश करिए। अगले टर्न पे मैं आपसे पूछूंगा कि कितना आपको याद हुआ, कितना आपको समझ में आया, और फिर उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप तैयार करके रखिए, ठीक है।